वेलकम टू सी एच लॉ चैनल। पिछली वीडियो में हमने इंश्योरेंस लॉ के बारे में जाना था कि इंश्योरेंस लॉ होता क्या है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस लॉ। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ इंश्योरेंस लॉ, कि इंश्योरेंस लॉ होता क्या है, इसका नेचर कैसा, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब कर दिया था। इंश्योरेंस लॉ गवर्न एग्रीमेंट वेयर रिस्क इज ट्रांसफर फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। इट इंश्योर्ड protection, regulate contract, upholds good faith, indemnity एंड सेफ गार्ड रिस्क ऑफ बोथ। ये थोड़ी बोथ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, बोथ पार्टीज विद लीगल फ्रेमवर्क। तो इसका मेन हिंदी में मीनिंग बताता हूँ उसको। इसका मेन मतलब होता है ये है कि बेसिक स्वरूप और ऐसा स्कोप है कि इंश्योरेंस लॉ वह कानून है जो बिना कॉन्ट्रैक्ट रिस्क के प्रोटेक्शन और दोनों पार्टी के हक और जिम्मेदारियों को समझता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट और जो बोथ जो पार्टीज है, मतलब इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस करवाने वाला, इसके ये दोनों पार्टीज की जिम्मेदारियों को समझता है। तो देखते हैं इंश्योरेंस लॉ के सम नेचर के इसके कुछ टाइप है, इसको हम सबसे पहले डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहला टाइप है स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हियर द मेन रोल ऑफ द गुड फेथ एंड अटमोस्ट। तो इसका हिंदी मीनिंग में आपको बताता हूँ। यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल पर टोटली बेस्ड है, पर यहाँ पर गुड फेथ और अटमोस्ट का मेनली रोल है। अब गुड फेथ क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। गुड फेथ का मीनिंग होता क्या है, ये जो यहाँ पे गुड फेथ दिया गया है, गुड फेथ का मतलब होता है दोनों पार्टी को ईमानदारी, सच्चाई और पूरे फैक्ट के साथ डील करना। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा या झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कि झूठ नहीं, मतलब मान के चलो कोई अगर लैंड आपको बेचना है और बाय एनी चांस अगर वो लैंड में किसी केस चल रहा है, तो आपको सामने वाली पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा जो पूरा लैंड है इसमें हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, तो मैं आपको जो बेचूंगा वो सिर्फ एक ही साइड की जमीन बेचूंगा। जो भी अगर लैंड बेचना है तो ये हमारा टर्म आता है गुड फेथ के अंडर। फिर उसके बाद आता है अटमोस्ट। अटमोस्ट क्या होता है? अटमोस्ट में दोनों पार्टी को सारी सच्चाई और जरूरी जानकारी बतानी पड़ती है। जो भी बात छुपाना या झूठ बोलना कॉन्ट्रैक्ट को अमान्य बना देता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर आपका एक लैंड है वो पूरा इतना बड़ा है और आपको पूरा उसको सेल करना है, और इसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते कि भाई इतना जो लैंड है मेरे भाई के नाम पे, इतना जो लैंड है किसी और के नाम पे, मेरे को खाली इसको बेचना इतना ही है। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो बेचना है, खाली इतना ही लैंड बेचना है, यहाँ का लैंड मेरे एक भाई का है, यहाँ पर का लैंड मेरे दूसरे भाई का है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जो पूरा लैंड है ये पूरा किसके नाम पर है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म इसमें आती है रेगुलेटरी इन नेचर। इट रेगुलेट्स द इंश्योरेंस कंपनी सो दैट द पॉलिसी होल्डर आर प्रोटेक्टेड। यह लॉ इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है ताकि पॉलिसी होल्डर का जो प्रोटेक्शन है, पॉलिसी होल्डर का जो प्रोटेक्शन है वो उसे मिल सके कंप्लीटली तरीके से। फिर उसके बाद थर्ड आता है अपना पब्लिक इंटरेस्ट लॉ। इट वर्क्स इज नॉट जस्ट टू डू कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स बट ऑल्सो टू डू पब्लिक वेलफेयर एंड टू इंक्रीज बाय इट गिविंग कंपनसेशन इन टाइम। इसका मतलब ये होता है इसका काम बस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना नहीं होता है, बल्कि पब्लिक वेलफेयर करना और टाइम पे कंपनसेशन देना। फॉर एग्जांपल बेसिकली ये दो दो बार यहाँ पे ऑल्सो लिखा गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका जो बेसिकली जो काम है टाइम पर कंपनसेशन देना किसी भी पार्टी को। फॉर एग्जांपल मान के चलिए किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हुआ है और बाय बाय एनी चांस उसे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का एक रोल है कि वो टाइम के अंदर जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो उस पार्टी को दे दे ताकि उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो सके। इसका फोर्थ टाइप हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव इन नेचर। दिस प्रोटेक्ट्स द पॉलिसी होल्डर फ्रॉम फ्रॉड, रिजेक्शन एंड मिसलीडिंग। फ्रॉड आप सबको पता ही है क्या होता है, ये अपने बीएनएस में ये एक प्रकार का क्राइम भी होता है, फ्रॉड। नेक्स्ट आता है रिजेक्शन, और थर्ड आता है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसलीडिंग मीन्स गलत जानकारी देकर गुमराह करना।
किसी भी चीज़ में। फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक पॉलिसी है जिसका जो प्रीमियम अपने को हर महीने पे करना पड़ता है अबाउट टू 200 रुपये, और ये गलत जानकारी देकर ये बता दे कि नहीं भाई ये प्रीमियम की जो पॉलिसी है वो 2 लाख रुपए आपको हर महीने, वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए आपको हर महीने पेड करना पड़ेगा, तो ये एक प्रकार का मिसलीडिंग कहलाता है। तो इंश्योरेंस लॉ जो है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर खाली यहाँ से अपने को मिलता है। फिर थर्ड में आता है रिस्क मैनेजमेंट ओरिएंटेड। इसका मतलब ये होता है कि इसका काम है खाली रिस्क ट्रांसफर और लॉस का फाइनेंशियल कंपनसेशन देना। रिस्क ट्रांसफर से अपना ये रिलेटेड है कि भाई जैसे अपना नॉर्मली बीमा होता है, तो बीमा में रिस्क ट्रांसफर हो जाता है और लॉस से पार्टी को बचाता है। 3 प्रकार के बीमा होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। तो वो इसमें डिस्क्राइब होता है। फर्स्ट पार्टी में शायद मुझे कंफर्म है उतना कि फर्स्ट पार्टी में शायद कम हमें अपने पास से पैसे देना पड़ता है, फिर कंपनी आपको पूरा रिफंड मार देती है, और थर्ड पार्टी में इतना पता है कि जो भी अगर नुकसान हो रहा है वो आपको आपकी जेब से ही भरना पड़ता है। खैर मैं उतना अभी शायद मेरी लाइंस पे कंफर्म नहीं हूँ, ये खाली पॉलिसीज को लेकर। थर्ड, अब नेक्स्ट टर्म अपना आता है हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। हिस्ट्री होती क्या है इंश्योरेंस लॉ की? तो बेसिकली हिस्ट्री जो है डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। फर्स्ट है हमारा एंशियंट पीरियड और सेकंड है हमारा मॉडर्न पीरियड। तो चलिए देखते हैं एंशियंट और मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इंश्योरेंस लॉ के अकॉर्डिंग। सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड, एंशियंट पीरियड होता क्या है एज पर इंश्योरेंस लॉ? एंशियंट पीरियड में सबसे पहले हमारा आता है चाइना का नाम। चाइना 3000 बीसी। इसमें होता है मर्चेंट यूज टू शेयर द risk among themselves before sending their goods by ship, so that in case of any loss they could bear it together। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है जो भी मर्चेंट रहते हैं कि भाई जो भी अपना सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में, तो वो ये बोलते हैं कि भाई दोनों कंट्री के बीच में अपना जो गुड्स अपना जा रहा है, और अगर बाय एनी चांस अगर ये गुड्स डूब जाता है तो दोनों पार्टी को मिलकर जो भी ये जो रिस्क है और ये जो मनी लॉस है ये हम दोनों को मिलकर क्या है उठाना पड़ेगा। सेकंड आता है ये बेबी लोन 2100। दिस सिस्टम इज अ लोन बेस्ड रिस्क कवर सिस्टम। ये एक लोन बेस्ड रिस्क कवर सिस्टम है, और इफ द गुड्स आर लॉस्ट देन द डेप्टर लोन इज वेव्ड ऑफ। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी रिस्क कवर होता है वो लोन बेस्ड होता है। अगर जो भी गुड्स है वो बाय डिफॉल्टली अगर खो जाता है तो ये जो अपना डेप्टर है इसका लोन डायरेक्टली क्या हो जाता है, माफ हो जाता है। थर्ड में आता है इंडिया। अब इंडिया में कैसा सिस्टम है वो है अपना मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग इन ट्रेड एंड ट्रेवल देयर इज अ मेंशन ऑफ लॉस शेयरिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एड। इसका मतलब ये होता है ट्रेड एंड ट्रेवल में लॉस शेयर और म्यूचुअल एड के प्रिंसिपल का जिक्र किया जाता है। लॉस से मतलब जो भी आप शेयर करते हैं अगर उसमें लॉस होता है, और म्यूचुअल एड, म्यूचुअल एड वो तो बेसिकली एक प्रकार का एडिशन ही होता है इसमें जो हमको रिस्क कवर के लिए बहुत मदद करता है, उसको हम म्यूचुअल एड कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड इंश्योरेंस सबसे पहला आता है मॉडर्न बोले तो अपना ये यहाँ पे बीसी हो गया अपना 3000 चाइना, 2100 बेबीलोन, इंडिया का मनुस्मृति और अर्थशास्त्र ये ज़्यादा ही एंशियंट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस मॉडर्न पीरियड का 1706 इन इंग्लैंड। द फर्स्ट ऑफिस एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस ऑफिस। इसको आप अंडरलाइन कर लिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो इंग्लैंड में जो सबसे फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ओपन हुई थी जिसका नाम ये था एमिकेबल सोसाइटी फॉर अ परपेचुअल एश्योरेंस कंपनी, कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1706 में हुई थी। अब सेकंड आता है हमारा 1762 सोसाइटी फॉर इक्विटेबल एश्योरेंस
by using actual science he started life insurance on scientific basis। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस का एक्चुअल यूज बताया गया था कि भाई जो लाइफ इंश्योरेंस अपना होता है वो एक्चुअल उसका बेसिस क्या होता है लाइफ पर। तो 1762 में यहाँ पे इस नाम से स्टार्ट हुए थे, ये देखे ना, स्टार्टेड लाइफ इंश्योरेंस ऑन साइंटिफिक बेसिस पे। फिर इन इंडिया का हम बताते हैं कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के अगेंस्ट और उसके साथ में क्या रूल यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम इंडिया का देखते हैं अब इसके बाद। सबसे पहला आता है अपना 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोलकाता। ये जो 1818 वाला, ये सबसे फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी ओपन हुई थी हमारी कोलकाता में। अब सेकंड टर्म हमारा आता है 1912, इंडिया लाइफ एश्योरेंस ओनली फॉर लाइफ। ये वाली जो कंपनी थी 1912 में ओपन हुई थी, जिसका नाम था इंडिया लाइफ एश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कंपनी ओनली फॉर लाइफ से रिलेटेड रिस्क कवर को क्लेम देती थी। अब थर्ड में आता है 1928 इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट टू कलेक्ट डाटा। बेसिकली जो डाटा जो रहते थे, अब कोई भाई अपनी इन्फॉर्मेशन झूठी दे देता था कि हमारे पास ये है ये नहीं है, इंश्योरेंस लेने के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब जाके इंश्योरेंस हमें क्लेम होता है। तो 1928 में ये खाली पूरा ओनली फॉर डाटा कलेक्शन के लिए ये कंपनी बनाई गई थी। 1938 में जो अपना मेन इंश्योरेंस एक्ट था वो आ गया इंडिया का। अब फिफ्थ में आता है 1956 द फॉर्मेशन ऑफ LIC। और सिक्स नंबर पे अब आता है अपना 1972 जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन GIC। वैसे ये उतने काम के टर्म्स नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। सेवंथ नंबर में आता है 1999 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IRDA भी बोल सकते हैं। और इसी ने फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। तो आई थिंक यहाँ तक की जानकारी आपको सही लगी होगी। और इसके पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस लॉ होता क्या है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी पहले डाल दिया हूँ। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब हम मिलते हैं।